Hello everyone, welcome to economics class. Today we will start our third chapter, that is census and sample method. Dear students, as you are quite aware that we have already started discussing about the first stage of statistical study, that is collection of data. In the previous chapter we discussed about the primary and secondary data and then how the primary data is collected. In this very chapter, we will again discuss about two methods. One is the census and second is the sample method. Now, this is the first part because the remaining portion will be covered in the second video. Let's start the topic. What is census method? Dear students, census method is the method in which data are collected for each and every item of the universe or population. Dear students, keep in your mind the word universe and population refers to the total number of items that are to be studied for a particular statistical information comes under the category of universe or population, or you can say population or universe refers to the sum total of the items that are required to be studied for a statistical information or which are required to be studied for the particular statistical investigation. सपोज करिए कि आपकी क्लास के बच्चों का मुझे ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, तो मुझे 100 स्टूडेंट्स का ही ब्लड ग्रुप चेक करना है. दिस इज़ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन. सो सेंसस मैथड means when each and every item of the universe is to be studied. सबको कवरेज देनी है, हर आइटम को स्टडी करना है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स का मुझे हाइट और वेट कलेक्ट करना है. तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन का साइज़ कितना हुआ? 100. सभी को मुझे स्टडी करना है. इट विल बिकम सेंसस मैथड. सो सेंसस मैथड इज़ दैट मैथड in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation. It is based on enumeration method. क्योंकि हमें हर आइटम को स्टडी करना है, हर आइटम को हमें इंडिविजुअली हैंडल करना है, इसलिए हम इसको एन्यूमरेटर मैथड भी कहेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. डियर स्टूडेंट्स, द results will be absolutely accurate and reliable. What is the reason? Because each and every item of the universe is to be studied. That's why the results are accurate. Further, extensive information. जैसे मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में बताया था कि एक म्यूचुअल रिलेशन होता है. इस वजह से हमें बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन में मिल जाती हैं जो हमने पूछी नहीं थी, लेकिन हम एक्सटेंसिवली काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जब हम हर आइटम को सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं. देन स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक. अलग अलग नेचर है. डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंस, होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब सेम. अब यहाँ पर जब कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्स हो, जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. मान लीजिए कि मैं एक शर्ट लेने गई और मैंने 42 नंबर की वाइट कलर की शर्ट लेनी है. एक ही कंपनी है मेरा, एक ही ब्रांड है, उस ब्रांड की मैं शर्ट लेने जा रही हूँ और मुझे 6 शर्ट्स चाहिए थी. मैंने एक ट्राई किया 42 नंबर, मुझे बिल्कुल अच्छे से फिट आया है और मैंने 6 के 6 ऑर्डर कर दी और 6 मैंने ले ली. यहाँ पर मुझे सिर्फ एक को ही ट्राई करना पड़ा और मैं बाकी परचेज़ कर पाई. इसका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑल द शर्ट्स वर होमोजीनियस. लेकिन अब आप ये सोचिए, अलग अलग ब्रांड की हो, अलग अलग कलर की हो, ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे 6 शर्ट्स लेनी है तो मुझे सबको ट्राई करना पड़ेगा. सो व्हेन द यूनिवर्स इज ऑफ डाइवर्स नेचर, जैसे अभी मैं आपको डिस्कस कर रही थी, आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट्स का मुझे हाइट और वेट लेना है. सब बच्चों की हाइट और वेट अलग अलग होती है, मतलब सेम नहीं होगी. ये डाइवर्सिफाइड है. तो जब पॉपुलेशन या यूनिवर्स डाइवर्सिफाइड होती है तो हमें सेंसस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा. इट इज़ ऑल्सो अनबायस्ड. वाई इट इज़ अनबायस्ड? क्योंकि हर आइटम को स्टडी किया जा रहा है और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट हम नोट डाउन कर रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर
इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायसनेस बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इन्यूमरेशन. इन्यूमरेशन का मतलब हम हर एक को स्टडी कर रहे हैं और उस रिजल्ट को हम लिख रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंसस मैथड. व्हाट इज सेंसस मैथड? सेंसस मैथड, no doubt, census method provides us accurate results because each and every item of the universe is studied. It is quite helpful in studying the items of diverse characteristics. There is no biasness on the point of the investigator. That's why it provides us absolutely accurate and more reliable results. Now, what's about the demerits? It is very time consuming, it is very costly. Further, a large manpower is required. जैसे मैंने आपको सेंसस ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. सेंसस ऑफ इंडिया में क्या है कि पूरे कंट्री के पॉपुलेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है. इसमें ट्रेंड इन्यूमरेटर सभी के घरों में जाते हैं और वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. अब इतने बड़े कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? लार्ज मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड. देन एंड ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन. अब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, इसके लिए तो सेंसस मेथड हमें लेना ही है. अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हर आइटम को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है. तो बहुत मुश्किल होता है मतलब इट इज़ नॉट सुटेबल इन लार्ज एरिया. बट द एरियाज where greater degree of accuracy is required, then we use the census method. Got it, beta? So this is all about the census method. Now move to the second method. This is sample method. Sample method is the method in which data is collected not for the entire population, rather a representative group of items is taken from the universe of the population and examined, and on the basis of examination of that representative items, conclusions are drawn. This is a sample method, as it is very much clear in the diagram that this is the population of the universe, and instead of studying all the items of this universe, only a few representative items are studied and results are drawn on the basis of this sample study. This is known as sample method. सबको नहीं स्टडी करना, सिर्फ कुछ को स्टडी किया और उसके बेसिस पर रिज़ल्ट को फाइंड आउट कर लिया. जैसे जब आप स्कूल जाते हो तो आपको होमवर्क लिखना होता है अपनी डायरीज़ में, आपका डायरीज़ का होता है होमवर्क. तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमें ये एक टास्क मिलता है कि आप ये बताइए आपके ब्लॉक में बच्चे होमवर्क लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, या टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे. ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि हम रैंडमली किसी भी क्लास में से 5 या 10 बच्चों की डायरीज़ मंगवा लेते हैं. और अगर उन 5-10 बच्चों ने होमवर्क लिखा होता है तो हम ये बात तो समझ आते हैं कि अगर इन्होंने होमवर्क लिखा है इट मीन्स टीचर ने होमवर्क दिया है. क्लियर? बच्चे होमवर्क लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, ये हम एक सैम्पल स्टडी से ही हमें पता लग जाता है. बजाय कि हम पूरी क्लास के 100 स्टूडेंट्स की डायरीज़ को चेक करें तो हम 5-6 या 10 डायरीज़ के बेसिस पर ये रिज़ल्ट कंक्लूड कर लेते हैं. दिस इज़ द सैम्पल टेक्निक. गॉट इट बेटा? Now, what's about the merits and demerits of this method? The very first, it takes less time and consumes less energy. Very much clear. Instead of studying 100 items, only few representative 10 or 15 items are studied. Large एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्योंकि हमें सैम्पल लेना है तो सबको नहीं करना, तो मैं बड़ी आसानी से क्या कर सकती हूँ, पूरी स्कूल के 2500 स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता सकती हूँ वेदर होमवर्क इज़ गिवन और नॉट गिवन. तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर क्लास में से 5-5, 6-6 डायरीज मंगवा कर विद इन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स मैं ये रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकती हूँ कि येस होमवर्क इज़ टीचर इज़ प्रोवाइडिंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स. में बड़ी आसानी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ. मीन्स इट कैन कवर लार्ज एरिया. देन इट इज़ लेस कॉस्टलियर, क्योंकि हर आइटम को स्टडी ही नहीं करना, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को स्टडी करना है, इसलिए ये कॉस्टली भी नहीं होता. द मेथड इज़ क्वाइट ईजी एंड क्वाइट सिंपल. सबको स्टडी नहीं करना, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टडी करना है, सो दिस मेथड इज़ क्वाइट ईजी. नो व्हाट्स अबाउट द demerit? Because only few representative items are studied, means each and every item of the universe is not studied. That's why
it is not appropriate, or you can say less appropriate, less accurate and less reliable also. कई बार जो सैम्पल हमने लिया है, अगर वो सैम्पल ही गलत है, रॉन्ग है, तो कंक्लूजन्स भी रॉन्ग आ जाएंगे. अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए. सपोज करिए कि एक मैरिज इनविटेशन आया मेरे पास और एक साथ में एक स्वीट बॉक्स भी आया. जब मैंने उस डिब्बे को खोला तो उसमें 40 पीसेस हैं. सारे के सारे अलग अलग टेस्ट के हैं, अलग अलग मतलब डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग शेप है या अलग अलग तरह के हैं. अब मुझे ये बताना है कि ये मिठाई अच्छी है या नहीं है. मैंने क्या किया, उसमें से एक पीस उठाया और उसको टेस्ट किया. बाय चांस वो पीस अच्छा ही नहीं था, टेस्टी नहीं था, और मैंने उस पीस के बेसिस पर क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया, नहीं अच्छी नहीं है मिठाई. मीन्स हो सकता है कि सिर्फ वही वाला पीस अच्छा ना हो, बाकी सब बहुत अच्छे हों. मीन्स कंक्लूज़न कैनॉट बी ड्रॉन, conclusion cannot be accurately drawn on the basis of few representative items. Means biasness is there. Then this method cannot advantageously used in small area of investigation. अगर एरिया बहुत छोटा है, उसमें से भी हम सैम्पल ले लें, तो फिर रिजल्ट हम कैसे कंक्लूड करेंगे. मीन्स अगर हमें सेंसस मेथड हमारे लिए कहा था कि जब एरिया लार्ज होता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं. सैम्पल मेथड हमारे लिए सुटेबल कब होता है, व्हेन एरिया इज़ क्वाइट लार्ज एंड फर्दर द आइटम्स आर ऑफ होमोजीनियस नेचर, हम वहाँ इसको यूज़ कर लेते हैं. लेकिन अगर एरिया बहुत ही छोटा है तो सैम्पल उसमें से और भी छोटा आ जाएगा. तो ये जो इनएडिक्वेट साइज़ ऑफ सैम्पल है, ये हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. सो सैम्पल मेथड में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, ये लेस रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कंक्लूजन्स रॉन्ग हो सकते हैं, बायसनेस भी हो सकती है. जब हम सैम्पल चूज़ करते हैं तो सैम्पल चूज़ करते टाइम जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस्ड हो सकता है. हम नेक्स्ट वीडियो में बायसनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ सैम्पल मेथड्स आर यूज्ड एंड व्हाट आर द सैम्पल टेक्निक्स, और उनमें हम स्टडी करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसे बायस हो सकता है while adopting different sampling techniques. Got it, beta? So this is all about the sample method. Now move to the next topic. This is essentials of a sample. अभी हमने डिस्कस किया, if the representative samples are not chosen, the results may be wrong. अब हम यहीं पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि what should be there in a sample so that it can provide us appropriate or more accurate or more reliable results. The very first, it should be representative. अगर ये representative नहीं है तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो appropriate नहीं आएंगे. इसका मतलब जो भी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो representative होना चाहिए. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे जब हम जम्मू जाते हैं, वहाँ पर माता वैष्णो देवी का बहुत बड़ा मंदिर है. तो जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो हम वहाँ से वॉलनट्स खरीद कर लाते हैं. अब तो थोड़ा कम हो गया, हम लोग इतना सामान नहीं खरीदते, वॉलनट्स वगैरह यहीं आकर खरीद लेते हैं. पैकेट्स मिलते हैं, हम पैकेट से ले लेते हैं. पहले क्या होता था कि वॉलनट्स वहाँ से ख़रीद के लाए जाते थे, जैसे 20 किलो या 25 किलो हम ऐसे वॉलनट्स वहाँ से ख़रीदते थे. तो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं वहाँ पर, वो जो दिखाते हैं, वो जो सैम्पल हमें दिखाते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जब घर आकर हम बैग खोलते हैं तो उसमें से कुछ और निकलता है. सैम्पल कौन सा था जो उन्होंने हमें दिया, वो पूरे के पूरे बैग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे. सेकेंड वन, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैम्पल शुड फेयरली एडिक्वेट सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन. बहुत थोड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर हम फिर एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे आपके घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, आपकी मम्मा ने एक बहुत अच्छी डिश बनाई है और वो डिश आपको टेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि सर्व करने से पहले वो चाहती हैं कि अगर इसमें कुछ कमी है तो उसको ठीक किया जाए. उन्होंने आपको क्या किया, एक फिंगर टिप पर टच करके आपको वो डिश टेस्ट कराई. आपको तो पता ही नहीं लगा कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कम है. मीन्स द सैम्पल साइज वॉज क्वाइट इनएडिक्वेट, इट वॉज टू स्मॉल. आप क्या कह रहे हो, पता ही नहीं लगा, टेस्ट ही नहीं आया, तो मैं आपको कैसे बताऊँ. अब
आपकी मम्मा ने आपको बहुत सारा दे दिया, मतलब आधे से ज़्यादा आपको दे दिया। अब ये क्या हो जाएगा, जब इतना सारा दे दिया तो फिर बाकी क्या रह गया, मीन्स एडिक्वेट होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं और हम उसमें से कुछ सैम्पल स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे 20, 25, 30 ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ 2 या 4 ले लूँ और उसके बेसिस पर रिजल्ट फाइंड आउट कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, लेस नंबर। ऐसा भी ना हो कि मैं मोर देन 80 ले लूँ, जब मैंने मोर देन 80 ही स्टडी कर लिए तो फिर 100 में क्या दिक्कत थी। मीन्स सैम्पल साइज शुड नॉट बी टू स्मॉल, इट शुड नॉट बी too large, rather it should be adequate. Next, all units of sample must be independent of each other. Inclusion of one item in the sample does not depend on other items. ये भी बहुत important है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अगर मैंने एक बच्चे को सेलेक्ट किया है तो मुझे दूसरे को भी हर हाल में सेलेक्ट करना ही पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट। मीन्स जैसे अगर हम बात करें, आपको अब ये कहा गया कि अपनी वार्डरोब में से आप 5 क्लोथ्स निकाल सकते हो, तो अगर आप शूज़ निकालोगे 5 आइटम्स निकाल सकते हो। अगर आप शूज़ निकालोगे तो आपको सॉक्स साथ निकालनी पड़ेंगी, आपको शू लेसेस साथ में निकालने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देन इन केस ऑफ मोर देन वन सैम्पल, दीज सैम्पल शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अलग अलग क्लासेस में से बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम होमोजीनियस कैरेक्टर को ही लेकर चलें। एक्चुअली बेटा ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सैम्पल मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन द डाटा इज़ ऑफ होमोजीनियस नेचर। अगर मैं कॉमर्स सेक्शन ए और कॉमर्स सेक्शन बी में से 5 या 10 स्टूडेंट्स की कमेटी बनाने चाह रही हूँ, तो वॉट एवर क्राइटेरिया आई एम अडॉप्टिंग फॉर सेक्शन ए, the same criteria must be adopted for section B। मतलब मुझे जो सैम्पल सेलेक्ट करना है वो होमोजीनियस क्राइटेरिया पर बेस्ड होना चाहिए, तभी मुझे सैम्पल मेथड प्रॉपर, एक्यूरेट, रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। सो व्हाट शुड बी देयर इन अ गुड सैम्पल? It must be representative, the size must be adequate, every item should be independent, and it must be based on homogeneity. Got it, beta? With this topic is over. Now this is census and sampling method, a comparative look. After discussing about the merits, demerits and definition of census method and sample method, you are now able to compare these two very easily. The very first one, coverage. As we have already studied, the census method covers less area as compared to the sample method, because census method covers each and every item of the universe, while in sample method only few representative items are studied. Now suitability. Census method is suitable when the area of investigation is relatively small, क्योंकि हर आइटम को स्टडी करना है तो हम यहाँ इसको स्मॉल एरिया में प्रेफर करेंगे। Got it, beta? Now what's about the accuracy? Because each and every item is studied in census method, that's why census method is capable to provide more accurate results. Cost, because few representative items are studied in sample method, that's why it is less costly, it is time saver also. Then nature of the items, as we have already discussed that census method is particularly suitable when the items of population are diversified. बच्चे यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। census method is particularly suitable when the item in the population are diversified. Got it, beta? This is diversified. On the other hand, sample method is useful when the items are homogeneous, क्योंकि हमें कुछ को ही लेना है। जैसे मैंने अभी आपको शर्ट्स का एग्जांपल दिया था, एक ही ब्रांड की वाइट शर्ट मुझे खरीदनी है, 6 शर्ट्स खरीदनी है, 42 नंबर होमोजीनियस है, मैंने एक 42 नंबर ट्राई किया और अगर वो मुझे बेस्ट फिटेड आ रहा है तो मैंने 6 ले ली। लेकिन अगर मुझे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कलर के कुर्तास को ऑर्डर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा। मीन्स ईच एंड एवरी आइटम विल हैव टू बी स्टडीड इन दिस केस। सो keep in your mind,
When the items are diversified, then we will use the census method. But when the items are uniform or homogeneous, we will use sample technique. Then last one, verification. Verification of statistical information obtained through census method is generally not possible because each and every item is to be studied. That's why क्रॉस वेरिफिकेशन, और यू कैन सिंपली से अगर कुछ मिस्टेक हो गया है हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा मिस्टेक कहाँ पर हुई थी. लेकिन सैम्पल मेथड में क्योंकि हम बहुत थोड़ी सी आइटम्स को स्टडी करते हैं, ओनली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को स्टडी करते हैं, इस वजह से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एरर्स ऑफ कलेक्शन. तो वहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे. सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और वहाँ पर हम इस वेरिफिकेशन के पॉइंट को दोबारा से लेकर चलेंगे. सो विद दिस इज़ द कंपैरेटिव लुक. यू आर टू लर्न दिस प्रॉपरली. अगेन इट इज़ नॉट कोऑपरेटिव, इट इज़ कंपैरेटिव बच्चे. इट इज़ कंपैरेटिव लुक. ओके बेटा, दिस इज़ द comparison. Got it beta? Now move to the next topic. This is your homework. As you have already advised to complete your notebooks, so dear students, do these questions in your fair notebook. Got it beta? Prepare your notebooks properly. Stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye dear students. Have a wonderful day.